Hello students and welcome to my biology classes. Today I am going to start with chapter 5 Principles of Inheritance. Part 1. In this chapter we are going to deal with Mendel's law of inheritance, inheritance of one gene, inheritance of two genes, sex determination, mutation and genetic disorders. Okay, so in part 1 we are going to deal with Mendel's laws of inheritance and inheritance of one genes, inheritance of two genes. So very first you should know कि what is genetics. Genetics क्या होता है? तो collective study of heredity and variations, it is called as genetics, or branch of biology that deals with inheritance and variations. ठीक है, तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि इनहेरिटेंस और वेरिएशंस को डील करती है, इट इज़ कॉल्ड एज genetics. Then the term genetics, it was given by W. Batson. किसने दिया था ये term? It was given by W. Batson. And then next is inheritance. What is inheritance? Inheritance is that process in which the characters are passed on from one parent to the progeny. ठीक है, पेरेंट से प्रोजेनी में जो कैरेक्टर्स पास होने की जो प्रोसेस है, इट इज़ कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. Then variation. What is variation? It is the degree by which the progeny it differs from their parent. पेरेंट से देखिए बिल्कुल सेम टू सेम प्रोजेनी जो है वो नहीं है, तो उसमें जो भी अगर वेरिएशंस आ रहे हैं या उसमें कोई अगर डिफरेंस होता है पेरेंट का और ऑफस्प्रिंग का या पेरेंट का या प्रोजेनी का, तो इट इज़ कॉल्ड एज वेरिएशन. देन टाइप्स ऑफ वेरिएशंस. वेरिएशंस जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है एनवायरमेंटल वेरिएशन एंड सेकेंड इज हेरिडिटरी वेरिएशन. तो वेरिएशंस दो तरह के हैं, एनवायरमेंटल वेरिएशन एंड हेरिडिटी वेरिएशन. इन्वायरमेंटल वेरिएशंस वो होते हैं कि देखिए जब वेरिएशंस जो हैं वो डेवलप होते हैं टाइप ऑफ फूड की वजह से या टेम्परेचर है या प्लेस ऑफ लिविंग की वजह से, अगर कोई वेरिएशंस आ जाते हैं, जैसे कि कोई इंडियन है फिर वो फॉरेन में चले जाओ, काफ़ी समय तक फॉरेन में रहें, तो वहाँ का फूड, वहाँ की टेम्परेचर, वहाँ का प्लेस ऑफ लिविंग, उसके हिसाब से जो है वो चेंजेस आते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज द एनवायरमेंटल चेंजेस या एनवायरमेंटल वेरिएशंस. दूसरा जो है वो हेरिडिटी वेरिएशंस जो है, दीज आर द वेरिएशन ड्यू टू द जेनेटिक फैक्टर्स. ठीक है, जो जीन्स के ही कारण जो चेंजेस आते हैं उसको हम कहते हैं हेरिडिटरी वेरिएशन, जो क्रॉसिंग ओवर वगैरह के कारण होते हैं. देन वेरिएशंस जो हैं इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. तो वेरिएशन आगे समझ में, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़ भी अगर होंगे, जैसे कि अगर दो आपके घर डॉग्स भी हैं एक ही स्पीशीज़ के, लेकिन फिर भी उसमें हम देखते हैं कि डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज वेरिएशंस. तो जो वेरिएशंस जो हैं इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, ये हमने पहले ही देख लिया, दैट में भी इन्वायरमेंटल और जो है उनके जेनेटिक वेरिएशंस भी हो सकते हैं. और वेरिएशंस जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या है कि किस तरीके से ये वेरिएशंस आते हैं. तो हेरिडिटरी यूनिट्स ऑफ टू इंडिविजुअल्स, हमको पता है, हमने चैप्टर जो आपका यूनिट 1 था उसमें हमने रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था कि हेरिडिटरी यूनिट्स जो होती हैं दैट इज़ द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द टू इंडिविजुअल्स, दे आर ब्रॉट टुगेदर, यानी कि जो एग और स्पर्म्स हैं वो क्या है, वो दो इंडिविजुअल्स के फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है वो एक दूसरे के पास में आते हैं. और फिर गैमेट फॉर्मेशन, देयर अकर्स क्रॉसिंग ओवर, और जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है. क्लास 11th में भी पढ़ा आपने और इस चैप्टर में भी पढ़ा आपने. क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जो पेरेंटल जीन्स होते हैं उसमें रीशफलिंग होती है. ठीक है, तो इट कॉजेज वेरिएशंस.
देन वेरिएशंस इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। वैसे हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा कि वेरिएशंस जो होते हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, तो इसीलिए हम उनको क्लोन्स कहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण जो है इनमें भी, इन क्लोन्स में भी क्या है, वेरिएशंस दिखाई देते हैं। लेकिन ये वेरिएशंस जो होते हैं दे आर नॉट हेरिटेबल, बिकॉज ये जो हैं ये जेनेटिक वेरिएशंस नहीं हैं, ये कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण ये वेरिएशंस होते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर नॉट हेरिटेबल। देन हेरिटेबल चेंजेस क्या हैं? हेरिटेबल चेंजेस अकर ओनली ड्यू टू, हेरिटेबल मतलब कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होंगी। तो हेरिटेबल चेंजेस अकर्स ओनली ड्यू टू द म्यूटेशंस। ये हम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, जिसमें कि रिप्रोडक्शन के बाद में जो हैं जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने पेरेंट के भी सिमिलर होते हैं और अपने जो साथ में दूसरे ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके भी, या दूसरे डॉटर सेल्स हैं उनके भी वो सिमिलर होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज क्लोन्स। तो हम यहाँ पर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस की बात कर रहे हैं कि इनमें वेरिएशंस कैसे आता है। तो पहला जो है इसमें वेरिएशंस जो आते हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण आ सकते हैं जो कि हेरिटेबल नहीं होते, और अगर हेरिटेबल चेंजेस होते हैं तो वो क्या होगा, वो म्यूटेशन के ही कारण होगा। और म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन दे आर द सडन हेरिटेबल चेंजेस इन द हेरिडिटरी मटेरियल। द क्लोन विथ अ फेवरेबल और द डिज़ायरेबल म्यूटेशन कैन बी प्रोपोगेटेड वेजिटेटिवली। और अगर क्लोन जो है उसमें कोई म्यूटेशन अगर हुआ है या कोई चेंज हुआ है, वो अगर फेवरेबल है या डिज़ायरेबल है या फ़ायदे का है, तो उसको हम आगे और प्रोपोगेट कर सकते हैं। सो वेरिएशंस यहाँ देख लिया हमने कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से आते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर। नाउ लेट अस सी सम बेसिक टर्म्स एंड सिंबल्स विच आर यूज्ड इन जेनेटिक्स। ओके, very first is factors. What are factors? It is the unit of hereditary which has the information to control one character. अगर हम एक जीन की बात कर रहे हैं तो क्या था कि मेंडल को जीन्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो उन्होंने उस जीन्स को जो है जीन्स का जो इक्विवेलेंट था वो फैक्टर्स बोलते थे वहाँ पर। तो इस चैप्टर में जो है यहाँ पर मेंडल ने जो वर्ड यूज़ किया दैट वाज फैक्टर्स इंस्टेड ऑफ जीन्स। तो फैक्टर्स क्या है? इट इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी विच हैज़ द इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल वन कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने की जो यूनिट होती है इट इज़ कॉल्ड एज द फैक्टर। इट इज़ द टर्म यूज्ड बाय मेंडल एंड इज़ इक्विवेलेंट टू द जीन टुडे। और आज जो है उसको जीन बोला जाता है। ओके, तो यूनिट ऑफ हेरिडिटरी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स इट इज़ कॉल्ड एज फैक्टर्स। These factors were referred as genes by Johnson. So these factors were referred as genes by Johnson in 1909. 1909 में जो है इन फैक्टर्स को जीन्स बोला गया। इट वॉज रिफर्ड एज जीन्स बाय जॉनसन, ठीक है। और मेंडल यूज द टर्म फैक्टर्स। मॉर्गन जो थे इन्होंने फर्स्ट यूज़ द सिंबल टू रिप्रेजेंट द फैक्टर। मॉर्गन ने सबसे पहले सिंबल्स का यूज़ किया इन जीन्स को शो करने के लिए। डोमिनेंट फैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर वाइल द रेसेसिव फैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर। ये हम देखेंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो कैपिटल टी जो है या कैपिटल वर्ड के जो भी लेटर्स होंगे वो सारे जो फैक्टर्स होंगे वो सारे डोमिनेंट फैक्टर्स होते हैं, और स्मॉल लेटर्स वाले जो फैक्टर्स होंगे दे आर रिटन द स्मॉल लेटर्स, उनको हम रेसेसिव फैक्टर्स कहते हैं। जैसे कि आपने क्लास 10th में भी ये पढ़ा था, वी वर राइटिंग इज कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी जो है
ये टॉलनेस का कैरेक्टर है और स्मॉल टी जो है वो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है। तो कैपिटल टी क्या है? दिस इज़ द फैक्टर फॉर टॉलनेस और द डोमिनेंट जीन, और स्मॉल टी जो है इट इज़ द फैक्टर फॉर द रेसेसिव जीन या रेसेसिव फैक्टर, इट इज़ द रेसेसिव फैक्टर। ओके, देन नेक्स्ट टर्म इट कम्स दैट इज़ एलील और एलीलोमॉर्फ। तो एलील्स क्या होते हैं? दीज आर द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन विच आर लोकेटेड ऑन द सेम पोजीशन और लोकाई on the homologous chromosomes is called as alleles, and term allele it was given by Bateson, Batson। किसने दिया था ये टर्म? इट वॉज गिवन बाय बेटसन। तो एलील्स क्या है? जैसे मैंने बोला कि कोई एक फैक्टर है, उसके अल्टरनेट फॉर्म से। फैक्टर क्या है? अगर टॉलनेस के लिए फैक्टर है, समझिए कैपिटल टी, तो इसका जो अल्टरनेट फॉर्म क्या है? दैट इज़ स्मॉल टी, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। तो क्या होगा कि नॉर्मल अ जीन एग्जिस्ट इन द 2 एलिलिक फॉर्म्स। तो ज़्यादा करके जो है जीन्स 2 एलिलिक फॉर्म में ही होते हैं, जैसे पर्पल कलर, वाइट कलर ना, टॉल है, ड्वार्फ है, टर्मिनल, एक्साइल, इस तरीके से अलग अलग जो हैं 2 अल्टरनेट फॉर्म्स जो हैं हर फैक्टर के या हर जीन के होते हैं। लेकिन कभी कभी जीन्स जो हैं दे आर ऑल्सो फाउंड इन द मल्टीपल एलील्स ऑल्सो। ठीक है, ये हम मल्टीपल एलील्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि जो ये एलील्स होते हैं, ये अल्टरनेट फॉर्म्स में मिलते हैं। ठीक है, और नॉर्मली जीन्स के क्या हैं? एक जीन के 2 एलिलिक फॉर्म्स होते हैं। ओके, जैसे टॉल और ड्वार्फ, और ऐसे ही होता है राउंड एंड रिंकल्ड, येलो एंड ग्रीन। तो क्या है? ये सब इसके अल्टरनेट फॉर्म्स हैं, यानी कि येलो कलर जो है ये डोमिनेंट है अगर, तो इसका रेसेसिव जो है वो हम स्मॉल वाई से लिखेंगे, वो ग्रीन है। ओके, राउंड है, राउंड को हम कैपिटल आर से लिखेंगे। ओके, और दूसरा क्या है उसका एलील? दैट इज स्मॉल आर। तो हम यहाँ इसको डोमिनेंट एलील और इसको रेसेसिव एलील भी बोल सकते हैं। ओके, so these alleles they are the alternate forms और of a factor और जीन्स। नॉर्मली जो है जीन्स पेयर में प्रेजेंट होती हैं और जो उसका पेयर है उसको हम एलील कहते हैं। समझिए कि अगर इसको कैपिटल टी टी कह रही हूँ तो ये इसके दोनों एलील्स हैं, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी कह रही हूँ तो ये दोनों भी इसके एलील्स हैं। ओके, देन कम्स phenotypes. Phenotype refers to the observable morphological appearance of any trait. कोई भी जो कैरेक्टर है, ओके, मॉर्फोलॉजिकली या उसको अगर हम बाहरी रूप से देख सकते हैं तो उसको उसका फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि अगर कोई पूरे खेत हैं उसमें सारे के सारे टॉल प्लांट हैं अगर, तो वो जो है वो उसका फिनोटाइप कहलाएगा। ओके, समझिए कि अगर इस तरीके से कोई प्लांट में अगर हम कह रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाले ऐसे एलील्स प्रेजेंट हैं तो भी वो प्लांट जो है फिनोटॉपिकली हमको टॉल दिखाई देगा। ओके, बिकॉज ऑफ दिस डोमिनेंट जीन। तो जो है ऐसे प्लांट का फिनोटाइप क्या कहलाता है? इट इज़ कैपिटल टी स्मॉल टी का जो है फिनोटाइप इट इज़ टॉल। ओके, नेक्स्ट कम्स द जीनोटाइप। तो द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन और द जेनेटिक मेकअप of an organism for a particular character it is called as genotype। तो जीनोटाइप और जो फिनोटाइप टर्म है ये किसने दिया? ये टर्म दिया जॉनसन ने। ओके, जॉनसन गेव दिस टर्म जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप, और जॉनसन ने ही जो है फैक्टर्स जो हैं ये नाम भी जीन्स जो है पहले फैक्टर्स नाम दिया गया था मेंडल के द्वारा, उसको जीन्स नाम जो है ये भी जॉनसन ने ही दिया, और जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है ये टर्म भी जॉनसन ने ही दी। तो किसी भी द जीनोटाइप इट रिफर्स टू द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर द कैरेक्टर। तो अगर मैं बोलूँगी कि कोई प्लांट है उसका जीनोटाइप जो है अगर, तो ये कहलाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिनोटाइप क्या कहलाएगा? टॉल प्लांट, द प्लांट इज टॉल
हमको अपीयरेंस उस प्लांट का टॉल दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे ये इसका फिनोटाइप है टॉल, और उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो वो इसका क्या है, जीनेटिक कंस्टिट्यूशन है, इस तरीके का जीन इसमें प्रेजेंट है। देन कम्स होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस टर्म। होमोजाइगस जो है, अजाइगोट इज़ फॉर्म्ड, ये आपको पता होना चाहिए कि अजाइगोट जो होता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स हैविंग अगर ये दोनों गैमेट्स जो हैं आइडेंटिकल होंगे या आइडेंटिकल फैक्टर्स होंगे तो इसको हम होमोजाइगोट कहते हैं या होमोजाइगस कहते हैं। और उसके बाद अगर ये दोनों ही जो गैमेट्स हैं ये अलग अलग होंगे तो ऐसे को हम हेट्रोजाइगोट या ऐसे जाइगोट को हम हेट्रोजाइगस या ऐसे इंडिविजुअल को हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। और ये वाला जो टर्म है इट वाज गिवन बाय बेटसन। तो बेटसन ने एलील वर्ड, बेटसन ने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों टर्म, इन तीनों को ही टर्म को कॉइन किया था। तो होमोजाइगस हम कैसे कहेंगे कि जब दोनों एलील सिमिलर है, समझिए कि कोई टॉल प्लांट है उसके दोनों एलील्स यानी कि उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी, दिस इज़ होमोजाइगस कंडीशन। अगर ऐसे ही दोनों ही रेसेसिव होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ द होमोजाइगस कंडीशन। ओके, दिस इज़ द होमोजाइगस कंडीशन। और ऐसे ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, इट रिफर्स टू द कंडीशन इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इन विच द टू एलील्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट इट इज़ डिसिमिलर। जैसे कि कोई ट्रेट है टॉलनेस का, ट्रेट का मतलब है कैरेक्टर, तो टॉलनेस के ट्रेट के जो दोनों एलील हैं वो डिसिमिलर हैं यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इस वाली कंडीशन को हम कहेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक, देन कम्स द डोमिनेंट ट्रेट, द एलील ऑफ द जीन विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन द हाइब्रिड। ठीक है, समझो कि अब ये कोई प्लांट है कैपिटल टी, इसका क्रॉस हम करा रहे हैं स्मॉल टी के साथ। ठीक है, तो इसके क्रॉस से क्या होता है कि नया जो प्लांट बनता है वो कैसा है, टॉल ही है, लेकिन उसका जो जीनोटाइप है इट इज़ कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, लेकिन दिख कैसा रहा है ये प्लांट, इट इज़ टॉल। ठीक है, ये प्लांट जो है हमको टॉल दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये टॉलनेस का जो ये फैक्टर है या ये जो एलील है, ठीक है, सो एलील ऑफ द जीन विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन द हाइब्रिड, तो हाइब्रिड ये बन गया, नया हाइब्रिड बना है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। तो यहाँ पर क्या है कि टॉल वाला जो है ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये जो है एलील ये कैसा कहलाएगा, इट इज़ कॉल्ड एज द डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट एलील। तो हाइब्रिड में जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको हम डोमिनेंट एलील या उस ट्रेट को हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर टॉलनेस वाला ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस हुआ है हाइब्रिड में, तो इसीलिए हम उस ट्रेट को, टॉलनेस के ट्रेट को हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। नाउ रेसेसिव ट्रेट, अब ऐसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी वाले केस में जब हमने देखा कि वो प्लांट जो है वो टॉल दिखाई दे रहा है लेकिन उसमें ये जीन तो ड्वार्फनेस का भी है, तो जब ये क्या है, ये अपने आप को हाइब्रिड में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। हाइब्रिड में एक्सप्रेस कौन कर रहा है, कैपिटल टी कर रहा है। तो जो भी एलील अपने आप को हाइब्रिड में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं लेकिन हाइब्रिड में हिडन कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ट्रेट को या ऐसे कैरेक्टर को हम कहते हैं रेसेसिव ट्रेट। तो यहाँ पर जो टॉलनेस का जो जीन है या जो हाइट का जो जीन है उसमें जो रेसेसिव ट्रेट कौन सा है, रेसेसिव ट्रेट इट इज़ स्मॉल टी वाला जो कि ड्वार्फनेस का ट्रेट होता है। ठीक है, दिस इज़ द ट्रेट फॉर ड्वार्फनेस। तो ड्वार्फनेस या पी प्लांट का जो ड्वार्फ प्लांट है वो कैसा है, वो रेसेसिव ट्रेट है। इसी तरीके से जो रेसेसिव ट्रेट के लिए जो एलील्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज द रेसेसिव एलील्स। तो जैसे स्मॉल टी है इट इज़ द रेसेसिव एलील।
So recessive allele, it is the form of the allele of the gene which is suppressed in the presence of the अदर एलील. ठीक है, दूसरे एलील के प्रेजेंस में जब कोई एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसका जो प्रभाव है वो दब जाता है. इट इज़ कॉल्ड एज रेसेसिव एलील. और ये कब होगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही होगा. मतलब कि जब दोनों एलील्स अलग अलग होंगे तभी जो है ये रेसेसिव एलील समझ में आएगा. ठीक है, अगर डोमिनेंट या होमोजाइगस कंडीशन होगी तब ये चीज़ जो है वो क्लियर नहीं होगी. ठीक है, कि इसमें रेसेसिव कौन सा है. होमोजाइगस कंडीशन में कोई रेसेसिव एलील वाली बात नहीं होती है. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Now Gregor Mendel या G.J. Mendel, he is called as father of genetics. इन्हीं को ही हम father of genetics कहते हैं. और W. Bateson जो हैं, he is called as father of modern genetics. देखिए 3 मैं आपको यहाँ पर अभी बताऊँगी. पहला जो है G.J. Mendel, he is called as the father of genetics. Then comes W. Bateson, he is called as the father of modern genetics. Then Morgan, he is called as the father of experimental genetics. क्यों experimental genetics का? Because he performed experiment on Drosophila and proposed various concepts like linkage, sex linkage, crossing over, criss-cross inheritance, linkage map on Drosophila, etc. तो इस तरीके से इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करके कई कॉन्सेप्ट्स जो थे उसको प्रपोज किया. दैट इज़ वाई मॉर्गन ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. और ए गैरॉड, ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स. क्योंकि गैरॉड ने क्या किया था? ही डिस्कवर्ड फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज़ कॉल्ड एज ब्लैक यूरिन डिजीज़ और अल्काप्टिन्यूरिया. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज अल्काप्टिन्यूरिया. इट इज़ अ ब्लैक यूरिन डिजीज़. ओके, तो ये सबसे पहले जो है ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर को डिस्कवर किया था ए गैरॉड ने. तो ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स. मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. डब्ल्यू बेटसन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. G.J. मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स. ये पूरी की पूरी इसके डिस्कवरी हिस्ट्री है. सो ग्रेगर मेंडल जो है, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ not modern genetics, sorry, he is the father of genetics, and he developed the principles of heredity while studying 7 pairs of inherited characteristics in pea plants. Although the significance of his work was not recognized during his lifetime, it has become the basis of the present day field of genetics. तो ग्रेगर मेंडल जो थे, इनकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता देती हूँ कि एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय मेंडल ऑन जेनेटिक्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी प्रोसेसेस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, दे आर नोन एज मेंडलिज्म. और मेंडल ने क्या किया था? ही पोस्टुलेटेड वेरियस एक्सपेरिमेंटल लॉज इन रिलेशन टू जेनेटिक्स. एंड ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, ये 1822 से लेकिन 1884 जो था ये इनका पूरा का पूरा लाइफ पीरियड था. एंड मेंडल ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 22nd 1822 इन ऑस्ट्रिया and at Silesia village. And Mendel worked in Augustinian monastery as monk in Austria. And in 1856-1857 के करीब he started his historical experiments of heredity on pea, that is Pisum sativum plant. His experimental work continued on pea plant till 1863, that is 19th century. The results of his experiments were published in 1865, and a paper of Mendel by the name of Experiment in Plant Hybridization was published in his journal. Mendel was unable to get any popularity. No one understood him. He died in 1884 without getting any credit of his work. After 16 years of Mendel's death, in 1900, Mendel's postulates were
rediscovered. Rediscovery was done by 3 scientists independently. Karl Correns, Germany, he did his experiment on maize. Hugo de Vries in Holland experimented on evening primrose. And Erich von Schermark in Austria experiment on different flowering plants. And the credit of the rediscovery of Mendelism goes to these 3 scientists. तो मेंडल जो थे, इनके जीते जी इनको कोई भी पहचान नहीं मिली. ओके, देन मेंडल का अप्रोच क्या था? मेंडल कंडक्टेड हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट. ठीक है, इसने अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो है वो पी प्लांट पे किया. एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स जो है ये सबसे पहले बायोलॉजी में यूज़ किए गए और बहुत ज़्यादा सैम्पल साइज़ पे वर्क किया गया. इन्फ्रेंसेस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट जो है उसके जो कंक्लूजन थे, दे प्रोवाइडेड जनरल रूल्स फॉर इनहेरिटेंस. ही इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन पी प्लांट्स दैट हैव 2 ऑपोजिट ट्रेड्स. पी प्लांट्स के ऐसे कैरेक्टर्स को इन्वेस्टिगेट किया जो कि एकदम अपोजिट ट्रेड्स थे, अपोजिट, जैसे कि लेंथ ऑफ द स्टेम जो कि एकदम एक टॉल है तो दूसरा एकदम ड्वार्फ है. एक की लेंथ अगर 787 है तो दूसरे की जो है वो 277 है. इतना डिफरेंस है. फ्लावर पोजीशन जो है वो एक एक्सियल है तो एक टर्मिनल है. शेप ऑफ द पॉट जो है एक इन्फ्लेटेड एक कॉन्स्ट्रिक्टेड है. मतलब इस तरीके से उन्होंने एकदम अपोजिट कैरेक्टर्स को जो है इन्वेस्टिगेट किया. Then he hybridized the cross-pollinated plants with alternate forms of a trait and used the seeds to generate F1 generation, allowed to self-pollinate of F1 offspring to produce F2 offspring. उन्होंने क्या किया कि पहले तो अल्टरनेट फॉर्म्स लिए. समझिए कि उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया. ये दोनों क्या हो गए? अल्टरनेट फॉर्म्स हो गए लेंथ ऑफ द प्लांट के. ये स्टेम हाइट के 2 अल्टरनेट फॉर्म्स कौन से हो गए? ये जो मैं अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ट्रेट की बात कर रही हूँ, इसका मतलब है कि ट्रेट कौन सा हो गया? लेंथ ऑफ द प्लांट. अल्टरनेट फॉर्म्स कौन से हो गए? टॉलनेस और ड्वार्फनेस. ठीक है, इन्होंने क्या किया? इनके बीच में क्रॉस करा दिया, टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में. एंड यूज़ द सीड टू, इनसे जो ये प्लांट्स जो थे आपके टॉल और ड्वार्फ, इनसे क्या किया उसने? एफ क्रॉस करके पहला जनरेशन की प्रोजेनी प्राप्त करी. और फिर उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन वाले थे उनको क्या करा दिया? उसी के ही जनरेशन के साथ सेल्फ पॉलिनेशन कराकर F2 जनरेशन, F3 और F4 जनरेशन्स जो हैं वो रेस करी. और उसके बाद कुछ कंडक्ट किए उन्होंने टेस्ट प्रोसेस भी, और इससे से इन्होंने कई सारे जो हैं इन्फ्रेंसेस या कंक्लूजन्स निकाल कर लॉज बनाए. अब मेंडल जो थे, ही स्टडीड द 7 कैरेक्टर्स और द 7 पेयर्स ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेड्स. तो मेंडल ने जो थे 7 कैरेक्टर्स जो थे, या कहो हम कि 7 पेयर्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के जस्ट ऑपोजिट कैरेक्टर्स के जो थे उसको स्टडी किया. अब ये कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? सबसे पहला जो है कैरेक्टर जो था दैट इज़ द सीड शेप. तो सीड देखिए 2 तरह के ट्रेड्स हैं, ये अब आपको समझना है अच्छे से. यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेड जो है राउंड सीड का है, रेसेसिव ट्रेड जो है वो रिंकल सीड का है. सीड कलर जो है वो येलो डोमिनेंट ट्रेट है, ग्रीन जो है वो रेसेसिव ट्रेट है. फ्लावर कलर वॉयलेट कलर एंड वाइट कलर. पॉड का शेप यानी कि फली जो है वो फुल अच्छी भरी हुई और दूसरी सिकुड़ी हुई, तो फुल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, या उसको हम इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड वर्ड भी यूज़ करते हैं. पॉड का कलर यानी कि जो फली है उसका कलर ग्रीन एंड येलो. फ्लावर की पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल. एक्सियल मतलब साइड में, ऊपर से हम देख रहे हैं कि और दूसरी जो पत्तियां वगैरह हैं वो निकल रही हैं. टर्मिनल में फ्लावर में जाके प्लांट जो है वो ख़त्म हो गया है. तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स है फ्लावर पोजीशन के, एक्सियल एंड टर्मिनल. देन स्टेम हाइट दैट इज़ टॉल एंड ड्वार्फ. इस तरीके से 7 कैरेक्टर्स जो थे, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे पी प्लांट के स्टडी किए थे मेंडल ने. कौन से? सीड का शेप, सीड का कलर,
पॉट का शेप, पॉट का कलर, फ्लावर का पोजीशन और स्टेम की हाइट। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कैरेक्टर्स विच आर द डोमिनेंट वन एंड विच आर द रेसेसिव कैरेक्टर्स। फ्लावर्स के कलर में भी वायलेट और वाइट, तो वायलेट जो है वो इसका डोमिनेंट ट्रेट है और वाइट जो है वो उसका रेसेसिव ट्रेट होता है, ठीक है। देन कम्स कि मेंडल ने जो है वाई ही सिलेक्टेड गार्डन पी फॉर हिज स्टडीज़। अब उन्होंने जो है ही सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट, ही फाउंड इट सुटेबल फॉर हिज स्टडीज़ फॉर द फॉलोइंग एडवांटेजेस। इसके पी प्लांट के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, उसके कारण जो है इन्होंने इसको सिलेक्ट किया। तो वेरी फर्स्ट कैरेक्टर इज़ दैट पी प्लांट इज़ द एनुअल प्लांट विथ शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ 2 to 3 months, ठीक है। सिर्फ 2 से 3 महीने की इसकी छोटी सी लाइफ साइकिल होती है, इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है स्टडी या एनालिसिस उसकी की जा सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया इसका, शॉर्ट लाइफ साइकिल। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इट इज़ द शॉर्ट लाइफ साइकिल। Then the second one it is the it has many contrasting traits, ठीक है। The second comes its contrasting traits, contrasting traits। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हमने देख ली जो अपोजिट कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे। थर्ड जो था सेल्फ पॉलिनेशन जो है इसमें नेचुरली होता है, क्योंकि आपने इसका जब वैक्सिलरी एस्टिवेशन के बारे में जब पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर इन क्लास 11th, तो उसमें हमने देखा था कि जो उसके भी सबसे पहला जो उसके जो कोरोला रहता है उसमें पेटल्स जो रहते हैं पूरी तरीके से स्टेमन्स और पिस्टल को क्या करके रखती है, क्लोज करके रखती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो इसमें क्या होता है, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन जो है ईजिली हो जाता है। तो अगेन वी कैन से द सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर होता है। इट इज़ अ सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर। फोर्थ वन जो है पी प्लांट, इट इज़ ईजी टू कल्टिवेट। इसको उगाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इट इज़ ईजी टू कल्टिवेट। क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी परफॉर्म, आर्टिफिशियली भी हम इसमें क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो कर सकते हैं बाय इमैस्कुलेशन मेथड, और हाइब्रिड इसमें बनाना इजी होता है। पी प्लांट्स आर लार्ज पी के जो सीड्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। और इन एडिशन टू पी जो इन्होंने मेंडल जो है ये वर्कड ऑन राजमा एंड द हॉकवीड ऑल्सो, ठीक है। ये अब आपके एनसीईआरटी में नहीं है। मेंडल जो है इन्होंने राजमा और हॉकवीड पर भी अपना वर्क किया है, ठीक है। सो दिस वर द advantages for which he selected the pea plant for his studies. Now let us see the inheritance of one gene or the monohybrid cross, ठीक। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब होता है कि हम सिर्फ एक ही ट्रेट के जीन्स को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम होमोजाइगस ग्रीन की अगर हम बात करें और होमोजाइगस येलो, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने इसको यहाँ रेसेसिव कैरेक्टर की तरह शो किया है। दिस वन इज़ द डोमिनेंट वन। तो इस तरीके से होमोजाइगस में हम कैपिटल जी लिखेंगे और होमोजाइगस येलो में हमने स्मॉल जी लिखा है, ठीक। क्योंकि ग्रीन जो है ये पॉट कलर का ग्रीन जो होता है इट इज़ द डोमिनेंट ट्रेट। अब इससे जो गैमेट्स बनेंगे ये एक डिप्लॉयड कंडीशन है, इससे जो गैमेट्स बनेंगे वो हैप्लॉयड होते हैं। तो पेरेंट्स यहाँ पर आप देखिए हमने बताया यहाँ पर पेरेंट्स कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। इनके बीच में जब क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराने से पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट्स हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। तो कैपिटल जी से एक सिमिलर गैमेट बनेंगे दैट इज़ कैपिटल जी, और स्मॉल जी से एक ही तरह का गैमेट बनेगा दैट इज़ स्मॉल जी। फिर जब इनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो जो हाइब्रिड बनता है इट इज़ कैपिटल जी स्मॉल जी, ठीक है। हाइब्रिड कौन सा बना, दैट इज़ द कैपिटल जी स्मॉल जी के इन दोनों के बीच में क्रॉस कराने से। फिर हमने क्या बोला था कि मेंडल ने क्या किया,
उन्होंने जो F1 हाइब्रिड मिला उसका क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, यानी कि कैपिटल जी का इसी के साथ इन्होंने क्रॉस करा दिया लाइक दिस। तो कैपिटल जी स्मॉल जी से जो गैमेट बने इट इज़ कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। यहाँ पर भी जो दूसरा प्लांट लिया क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं तो कैपिटल जी स्मॉल जी, इसके भी गैमेट्स बने। फिर इनके बीच में जब हम क्रॉस कराते, देखिए पुन्नेट स्क्वायर है, आपने क्लास 10th में भी इसके देखा होगा आपने कि हम जब ये इस तरीके का क्रॉस यहाँ पर हुआ है, इससे जो गैमेट्स ये वाले बन गए, जब इनका क्रॉस होता है तो इस तरीके से आपको ऑफस्प्रिंग्स जो है वो दिखाई देते हैं। कैपिटल जी यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ भी हम कैपिटल जी लिखेंगे, यहाँ भी कैपिटल जी स्मॉल जी, ये दो पेरेंट्स के ये गैमेट हैं। अब इनके बीच में देखिए इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन हुआ, तो यहाँ ये कैपिटल जी भी हो सकता है, और यहाँ फिर अब इसका इसके साथ होगा तो इट विल बी कैपिटल जी स्मॉल जी, इसका इसके साथ होगा तो अगेन कैपिटल जी स्मॉल जी, इसका इसके साथ होगा तो स्मॉल जी स्मॉल जी। अब यहाँ पर F2 जनरेशन में क्या कंडीशन हो गई आपकी, तीन जो हैं आपके पास डोमिनेंट कैरेक्टर वाले आ गए, तो एक भी अगर जी होगा तो वो कैसा होगा, इट विल बी ग्रीन इन कलर। ग्रीन जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है पॉट का, तो हमारे पास रेशो क्या आ जाएगा, इट विल बी 3:1। ठीक है, ये होगा इसका फिनोटिपिक रेशो। कैसा होगा, इट इज़ द फिनोटिपिक रेशो। देखिए कैपिटल जी वाले सब में देखिए ग्रीन कलर के पॉड लगे हुए, फलियाँ देखिए ग्रीन कलर की, और कैपिटल जी स्मॉल जी में भी ग्रीन कलर की फलियाँ हैं, क्योंकि कैपिटल जी जो है उसका ग्रीन कलर एक्सप्रेस हो रहा है, क्योंकि कैपिटल जी जो है इट इज़ द डोमिनेंट ट्रेट। और यहाँ पर भी जो है वापस पूरे के पूरे ग्रीन पॉट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कैपिटल जी इट इज़ द डोमिनेंट ट्रेट। फिर यहाँ पर स्मॉल जी जो है ये येलो के लिए है, इस येलो के लिए, इसीलिए आप देखिए सारे जो पॉड हैं दे आर ऑफ येलो कलर। तो यहाँ पर हमारे पास आप देखिए फिनोटिपिक रेशो जो दिखाई दे रहा है पेड़ पे, ओके, ये उसका रेशो है। ठीक है, तो दैट इज़ तीन हमको डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, एक जो है वो ड्वार्फ है। तो हमको F2 जनरेशन का रेशो क्या मिलेगा, इट विल बी 3:1। रेशो क्या हो जाएगा आपका, 3:1 का रेशो होगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा याद रखिए F1 जनरेशन में सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर वाले मिलेंगे, ठीक है, और F2 जनरेशन में जो है आपको 3:1 का कैरेक्टर जो है वो 3:1 का फिनोटिपिक रेशो मिलेगा, और 1:2:1 का जो है वो जीनोटिपिक रेशो मिलेगा। 1:2:1 का क्यों, ये 1 जो है पूरे के पूरे कैपिटल जी हैं, और ये 1 जो है पूरे के पूरे स्मॉल जी हैं, और ये 2 जो हैं ये आपका हाइब्रिड है, तो इसीलिए ये रेशो होता है 1:2:1। ये जीनोटिपिक रेशो कहलाता है, और फिनोटिपिक रेशो क्या हो जाएगा, 3:1। ठीक, सो दिस इज़ द जीनोटिपिक एंड द फिनोटिपिक रेशो, और वी कैन से द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, और दिस इज़ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये आप कोई से भी जो उसके ट्रेड्स हैं, राउंड एंड येलो वाला ले लीजिए, टॉल एंड ड्वार्फ ले लीजिए, फ्लावर के कलर का वायलेट एंड वाइट ले लेंगे, आपका सब में जो है रिज़ल्ट सेम आता है। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद मेंडल ने ऑब्ज़र्व किया, उस ऑब्जर्वेशन को उसने प्रॉपरली नोट किया। तो मेंडल्स ऑब्जर्वेशन बाय दिस वन जीन इनहेरिटेंस, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। F1 hybrid showed one of the parental forms of the trait। हमने देखा F1 जनरेशन में क्या था कि सारे के सारे टॉल या सारे के सारे ग्रीन जो हैं वो दिखाई दिए। तो क्या बोला उन्होंने, क्या ऑब्जर्व कर लिया इससे कि F1 हाइब्रिड जो था इट शोड ओनली वन ऑफ द पेरेंटल फॉर्म्स, उसमें जो है वो येलो कलर के ट्रेट्स दिखाई नहीं दिए, सिर्फ डोमिनेंट वाले पेरेंट के जो हैं ट्रेट्स हाइब्रिड में दिखाई दिए। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हुआ। सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ कि F2 जनरेशन में है दोनों ही पेरेंट के जो है वो ट्रेट्स दिखाई दिए, मतलब कि जो एक प्लांट था वो ग्रीन कलर का था, बाकी 3 प्लांट जो थे वो येलो कलर के
नहीं, जो 3 प्लांट थे वो ग्रीन कलर के थे और एक प्लांट जो था वो येलो कलर का था। तो इस तरीके से यहाँ पर F2 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट के जो हैं वो ट्रेट्स दिखाई दिए। अब देयर इज़ नो ब्लेंडिंग ऑफ द टू कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ द ट्रेट्स। इन्होंने ये बोला कि F1 जनरेशन में जैसे हाइब्रिड बना, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो ग्रीन और येलो हैं उनमें आपस में कोई मिक्सिंग या कोई ब्लेंडिंग हो गई, क्योंकि हमने देखा कि F2 जनरेशन में जो है अलग से भी पूरा का पूरा ग्रीन जो है वो दिखाई दिया। तो ट्रेट अपीयर्ड इन F1 जो है, जो हाइब्रिड में दिखाई दिए, दे आर कॉल्ड एज द डोमिनेंट ट्रेट, एंड अदर जो कि उसमें नहीं दिखाई दिया F1 में या F1 हाइब्रिड में जो नहीं दिखाई दिया, दैट इज़ द रेसेसिव ट्रेट विच इज़ द येलो कलर। तो इन F2 डोमिनेंट ट्रेट इज़ अबाउट थ्राइस ऑफ द रेसेसिव फॉर्म, और F2 में हमने क्या देखा, 3:1 का रेशो आया। इसमें क्या हो गया, 3:1 के रेशो में कि 3 जो थे उसमें डोमिनेंट थे और एक जो था इट वाज द रेसेसिव वन। सो दिस वाज द ऑब्जर्वेशन विच वाज डन बाय मेंडल। तो मेंडल ने इससे ये भी कंक्लूजन निकाला कि कैरेक्टर्स जो हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय सम डिस्क्रीट यूनिट्स विच आर कॉल्ड एज द फैक्टर्स, एंड दीज फैक्टर्स दे अकर्ड इन पेयर्स। ओके, ये फैक्टर्स जो हैं ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब इससे मेंडल ने क्या किया, कंक्लूजन निकाला, या मेंडल्स इन्फ्रेंस हम इसको कहेंगे, और द रिजल्ट्स और द कंक्लूजन्स। तो फर्स्ट इज़ कि कैरेक्टर्स दे आर कंट्रोल्ड बाय सम फैक्टर्स विच पासिस फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमेट्स। ये पहला इन्होंने जो है वो कंक्लूजन निकाला कि कैरेक्टर्स जो हैं ये कुछ फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में गैमेट के थ्रू जाते हैं। सो दिस कंक्लूजन इज़ बेस्ड ऑन F1 जनरेशन, ठीक है। एंड फैक्टर्स जो हैं दे अकर्ड इन पेयर्स, फैक्टर्स जो हैं ये पेयर्स में ही होते हैं, और एक कोई डिसिमिलर अगर फैक्टर है तो उसमें एक जो होता है डोमिनेंट फैक्टर होता है और दूसरा जो है वो रेसेसिव फैक्टर कहलाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन इन्होंने क्या किया, लॉ बनाया, ठीक है। तो द फर्स्ट लॉ इट इज़ कॉल्ड एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस या पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। सो दिस कंक्लूजन इट इज़ बेस्ड ऑन F1 जनरेशन। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने क्या बोला कि टू इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ अ ट्रेट दे आर क्रॉस्ड। दो ऐसे इंडिविजुअल्स के बीच में हम क्रॉस कराते हैं जिनके की कैरेक्टर्स बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, तो क्या होगा, F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड मिलेगा तो जो ट्रेट या जो कैरेक्टर उस F1 हाइब्रिड में दिखाई देगा वही जो ट्रेट या वही जो कैरेक्टर है वो उसका डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट ट्रेट होता है, और जो हिडन रहता है, जो नहीं दिखाई देता है, दैट इज़ द रेसेसिव ट्रेट। और जब F1 इंडिविजुअल का सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो फिनोटिपिक रेशो जो है इट कम्स 3:1। तो इसे इन्होंने क्या किया, ही गेव द लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो दिस कंक्लूजन इट इज़ बेस्ड ऑन F1 जनरेशन। अब ये एक्चुअल में पूरा का पूरा लॉ किस तरीके से, व्हेन टू डिफरेंट यूनिट फैक्टर्स दे आर प्रेजेंट इन अ सिंगल इंडिविजुअल, only one unit factor is able to express itself and known as the dominant unit factor. Another unit factor fails to express is the recessive factor, and in the presence of the dominant unit factor, recessive unit cannot express, and it is known as the conclusion of the dominance, ठीक है। सो देर आर टू एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये हम आगे पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड द को डोमिनेंस। देन कम्स द नेक्स्ट लॉ, इस जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इससे एक और लॉ इन्होंने बनाया, दैट इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो दिस लॉ इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट that the alleles do not show any blending
and that both the characters are recovered as such in the F2 generation. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था कि एलील्स जो होते हैं ये कोई भी ब्लेंडिंग यानी कि F1 जनरेशन में अगर हाइब्रिड भी बन जाता है तो उनके एलील्स में कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, क्योंकि F2 जनरेशन में दोनों ही कैरेक्टर्स जो अपना रेसेसिव वाला था और डोमिनेंट वाला था, दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं F2 जनरेशन में रिकवर होके हमको 3:1 के रेशियो में दिखाई देते हैं. सो दिस इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो मेंडल ऑफ एलिलिक पेयर रिमेन टुगेदर इन द पेरेंट में क्या होते हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल जी स्मॉल जी. हमने देखा F1 जनरेशन के में जो ऑफस्प्रिंग थे वो अगली जनरेशन के लिए पेरेंट बन गए. तो उसमें क्या था, दोनों ही कैरेक्टर्स के जो थे वो जीन प्रेजेंट थे या एलील्स जो थे दे वेर प्रेजेंट. सो मेंबर्स ऑफ द एलिलिक पेयर दे रिमेन टुगेदर इन द पेरेंट में तो ये इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं. लेकिन जब पेरेंट में इनका गैमेट फॉर्मेशन होता है, समझिए कि हमने बोला कैपिटल टी स्मॉल टी वाला एक टॉल पेरेंट है, ठीक है, या टॉल प्लांट है. इससे जो अब देखिए अब यहाँ पर जो गैमेट फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, एक कैपिटल टी वाला गैमेट बनेगा और दूसरा गैमेट स्मॉल टी वाला बनेगा. तो गैमेट में क्या होगा, गैमेट क्या होते हैं, आपके हैप्लॉइड होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर जाता है, ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं कि एलिलिक जो पेयर में एक जीन्स में प्रेजेंट होते हैं ये गैमेट फॉर्मेशन के समय सेग्रीगेट हो जाते हैं. तो गैमेट क्या है अपने आप में, गैमेट अपने आप में प्योर है किसी भी कैरेक्टर के लिए. जैसे ये कैपिटल टी गैमेट है तो इट इज़ प्योर फॉर टॉलनेस, ये स्मॉल टी गैमेट है तो इट इज़ प्योर फॉर ड्वार्फनेस. अब होमोजाइगस अगर इंडिविजुअल होता है, समझिए कैपिटल टी तो इस इंडिविजुअल को हम होमोजाइगस कहेंगे, या स्मॉल टी इस इंडिविजुअल को हम होमोजाइगस रेसेसिव कहेंगे, इस इंडिविजुअल को हम होमोजाइगस टॉल कहेंगे. तो इसमें क्या होगा, ये होमोजाइगस अगर रेसेसिव है, होमोजाइगस अगर प्लांट है तो इसमें गैमेट्स एक जैसे ही बनते हैं, ठीक है, लाइक दिस. इसमें दोनों गैमेट कैपिटल टी बनेंगे, इसमें दोनों गैमेट जो हैं स्मॉल टी ही बनेंगे, ठीक है. तो होमोजाइगस कंडीशन में ये होता है. और हेट्रोजाइगस में क्या होगा, हेट्रोजाइगस में अगर ये कंडीशन का पेरेंट है तो इसमें गैमेट दोनों अलग अलग बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा स्मॉल टी, ठीक है. सो दिस इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो यू हैव टू लर्न दिस लॉज, क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम में वो समझिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपसे पूछ लिया, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कोई सा भी वो टॉल का या फ्लावर के कलर का या फ्लावर की पोजीशन का, पॉड कलर का, सीड कलर का, कोई सा भी एक ट्रेट को लेकर वो आपको क्रॉस करने को बोल देंगे. आपको फिर बोलेंगे कि उस क्रॉस के बाद आप मेंडल ने कौन से लॉज इसमें उन्होंने पोस्टुलेट या कौन से लॉज जो थे वो बनाए. तो आपको फिर यहाँ बताना पड़ेगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, इट वॉज पोस्टुलेटेड आफ्टर वन जीन इनहेरिटेंस और द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ये देखिए यही वापस मेंडल का ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है. इसमें आप देख सकते हैं रेड कलर फ्लावर, प्योर वाइट कलर फ्लावर, ओके. तो इसके बाद हम देखते हैं पूरे के पूरे F1 जनरेशन में हाइब्रिड पूरे के पूरे रेड कलर का आ गया, ठीक है. अब इसमें क्या है, आपके कैपिटल आर भी है और उसके बाद स्मॉल आर, इसमें स्मॉलर नहीं है, इसमें सारे के सारे क्या हैं आपके कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला है. ये पूरा का पूरा हाइब्रिड है. तो ये आपके F1 जनरेशन की बात है. फिर उसके बाद इसी F1 जनरेशन का हाइब्रिड इन दोनों दो किसी इस प्लांट को क्या किया, इन्होंने क्रॉस करा दिया. तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इनसे गैमेट कौन से बनेंगे, दोनों अलग अलग बनेंगे. एक बनेगा कैपिटल आर वाला गैमेट, एक होगा स्मॉल आर वाला गैमेट, ठीक है. तो यहाँ पर जो है ये पूरे F2 जनरेशन है. इस F2 जनरेशन का रेशो क्या होगा, 3:1. 3 जो है यहाँ पर रेड कलर है और एक जो है यहाँ पर वाइट कलर है. तो आप किसी भी ट्रेट को लेकर आप करेंगे तो जो है आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस के या जो मेंडल ने जो इसमें कंक्लूजन दिया वो सारे के सारे इसमें फिट होते हैं.
देन थर्ड इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये तब उन्होंने इसको बनाया जब उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस किया। डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि हम दो कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस करते हैं। समझिए दो कैरेक्टर्स हम ले रहे हैं कि शेप एंड कलर ऑफ द सीड। शेप है आपका राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर और रिंकल जो है वो रेसेसिव कैरेक्टर। तो राउंड एंड रिंकल एंड येलो एंड ग्रीन। सीड का कलर कैसा है? येलो, और सीड का जो दूसरा रेसेसिव कलर है वो ग्रीन। तो इस तरीके से अगर हम दो कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस करते हैं तो जो मेंडल थे उन्होंने जब दो कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस किया उस क्रॉस को उन्होंने नाम दिया द डायहाइब्रिड क्रॉस। फिर इसी क्रॉस से उन्होंने क्या किया? तीसरा अपना लॉ बनाया। दैट लॉ इट इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आपको हमेशा अगर आपको सेकंड लॉ पे ये डायहाइब्रिड क्रॉस पे अगर क्वेश्चन आता है तो और फिर बोलते हैं कि फिर मेंडल ने कौन से लॉज इससे बनाए, तो आपको यहाँ पर तीनों लॉज पे बताने पड़ेंगे इंक्लूडिंग दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। So in the inheritance of two pairs of contrasting characters, the factors of each pair of characters segregate independently of the factors of the other pair of the characters. The law was given by Mendel after the dihybrid cross। ये देखिए मैं आपको क्रॉस से समझाती हूँ इसको। ये यहाँ पर इन्होंने राउंड एंड येलो दो कौन से पेरेंट लिए इन्होंने, एक लिया राउंड एंड येलो और दूसरा लिया राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, ये इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर राउंड एंड येलो ये डोमिनेंट वाला और दूसरा लिया इन्होंने रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने दो पेरेंट्स लिए राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन। इनके बीच में इन्होंने जो है वो क्रॉस कराया। ठीक है, तो वही आपकी F1 जनरेशन रहेगी। तो पूरे के पूरे F1 जनरेशन में आपको राउंड एंड येलो दिखाई देंगे। फिर उसके बाद जो है F2 जनरेशन का जब सेल्फ क्रॉस करते हैं तो आपके पास जो है जो पहली जनरेशन में आपका F1 जनरेशन आया उसमें आपके सारे के सारे जो प्लांट्स हैं उसका जीनोटाइप कैसा होगा? कैपिटल R और कैपिटल Y एंड स्मॉल y। सारे के सारे प्लांट्स आपके राउंड एंड येलो दिखाई देते हैं। फिर इनका जब हम F2 क्रॉस करते हैं यानी कि इसका इसी के साथ ही वापस जब क्रॉस किया जाता है दैट इज़ कैपिटल R का कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y के साथ जब क्रॉस करते हैं तो इस तरीके का अब यहाँ पर पूरे के पूरे 16 खानों का पुन्नेट स्क्वायर बनेगा। वहाँ पर सिर्फ क्या था कि 4 का बन रहा था, अब यहाँ पर आगे जो है ये 16 का बनेगा क्योंकि कैरेक्टर्स अब यहाँ पर डबल हो गए। ठीक, तो हमने क्या देखा कि F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड है उसका जीनोटाइप क्या है? इट इज़ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल y। अब इसको हमको सेल्फ क्रॉस कराना है। तो सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो गैमेट्स कौन से बनेंगे? अब देखिए गैमेट्स बनाना इसका खास है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इसमें 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। एक बनेगा कैपिटल R कैपिटल Y और दूसरा बनेगा कैपिटल R स्मॉल y। तीसरा बनेगा स्मॉल r कैपिटल Y। चौथा बनेगा स्मॉल r स्मॉल y। इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर 4 तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। कौन कौन से? अब इसमें कैरेक्टर्स कौन से हो जाएंगे? ये राउंड एंड येलो। देखिए कैपिटल R जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है राउंड के लिए, कैपिटल Y जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है येलो कलर के लिए, और दूसरा रहेगा राउंड एंड ग्रीन। फिर यहाँ पर रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। इस तरीके से यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखें गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ओके, देन तो वही गैमेट्स को हम दोनों तरफ रखें क्योंकि सेल्फ क्रॉस हुआ है F1 जनरेशन का, तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y से के ही सेम दोनों पेरेंट्स होंगे
और इनके दोनों के गैमेट्स हम यहाँ पर रख देते हैं। एक वही मैंने जैसे बताया आपको, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r, यही यहाँ पर भी लिखा है, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y, ठीक है, स्मॉल y। इस ढंग से यहाँ पर ये पूरा का पूरा लिया। अब इसका क्रॉस जब कराते हैं तो हम देखते हैं जो रेशो आता है, इट इज़ ऑलवेज 9:3:3:1, ठीक है। जहाँ पर भी कैपिटल R एक बार भी होगा और कैपिटल Y अगर एक बार भी होगा तो उसमें हम उसको राउंड एंड येलो की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए राउंड एंड येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हो गए आपके राउंड एंड येलो। जहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल R और कैपिटल Y आपको हर एक के जीनोटाइप में दिखाई देगा, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड एंड येलो के लिए आपका जो गैमेट था उसमें क्या है, आपको स्मॉल r आना है रिंकल्ड के लिए और येलो के लिए कैपिटल Y आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर रिंकल्ड एंड येलो, ये एक हो गया, 1 2 और ये 3। देखिए सभी में आपको स्मॉल r और कैपिटल Y जो है वो दिखाई देगा। तो दिस इज़ द गैमेट फॉर रिंकल्ड एंड येलो। देन कम्स राउंड एंड ग्रीन, ये 1 ये 2 एंड 3। राउंड एंड ग्रीन में क्या होगा, कैपिटल R ज़रूर होगा और साथ में स्मॉल y होगा, कैपिटल Y बिल्कुल नहीं होगा। तो दिस इज़ राउंड एंड ग्रीन। फिर उसके बाद रिंकल्ड एंड ग्रीन। रिंकल्ड एंड ग्रीन में आप देखिए उसमें क्या होगा, आपका जो पेरेंट था स्मॉल r स्मॉल y वाला वो सिर्फ एक है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा कि ब्लेंडिंग कैसे हो गई, पूरी की पूरी कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है। यहाँ पर गैमेट्स जो हैं पूरा का पूरा उनका इंडिपेंडेंटली हर गैमेट ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, यानी कि राउंड के साथ जो है वो रिसेसिव वाला भी आ गया और रिंकल्ड के साथ डोमिनेंट वाला भी आ गया और हर जो एलील था उसने अपने आप को इंडिपेंडेंटली यहाँ पर असॉर्ट किया है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। सो दिस वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें कि हर एलील ने अपने आप को या हर फैक्टर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। So this was a cross, or this was a study of inheritance of two pairs of contrasting traits, and Mendel wanted to observe the effect of one pair of heterozygous on other pair। तो इस तरीके से उन्होंने ये क्रॉस इसमें किया था। तो फिर इससे कंक्लूजन इनका क्या निकला था, इट वॉज द कंक्लूजन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो इट इज़ बेस्ड ऑन F2 जनरेशन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, and this law states that when two pairs of different characters they are combined, है ना। अब दो पेयर्स हो गए ट्रेट के, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। कोई भी पेयर ऑफ कैरेक्टर्स में जो है उसके जो एलील्स हैं वो एक दूसरे पे लिंक्ड नहीं है, वो क्या है, इंडिपेंडेंटली अपने आप को सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। So this was a dihybrid cross. Now we will see the test cross. Okay, this is very important. 3 मार्क्स में जो है ये टेस्ट क्रॉस पे क्वेश्चन जो है वो आता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से सुनिए। So this test is done where the individual with dominant phenotype whose genotype is not known is crossed, ठीक है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऐसे पूरे के पूरे गार्डन में हमने क्या किया कि टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस करा दिया, और उसके बाद उसमें बहुत सारे जो हैं वो टॉल दिखाई दे रहे हैं प्लांट्स। अब ये तो हमको नहीं पता पड़ रहा है कि ये जो टॉल वाले इंडिविजुअल्स हैं ये डोमिनेंट हैं या रेसेसिव हैं, है ना। तो इसको पता लगाने के लिए एक क्रॉस किया जाता है विच इज़ कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस। सो दिस क्रॉस इट इज़ डन वेयर द इंडिविजुअल विथ डोमिनेंट फिनोटाइप, द फिनोटाइप जो कि हमको ऑब्जर्वेबल है, जो कि दिखाई दे रहा है,
है ना, वो क्या है, वो डोमिनेंट है, लेकिन उसका जीनोटाइप हमको नहीं पता है। तो उसका जीनोटाइप पता लगाने के लिए क्या किया जाता है कि इट इज़ क्रॉस्ड विथ एन इंडिविजुअल, ठीक है, इट इज़ क्रॉस्ड विथ एन इंडिविजुअल विथ होमोजाइगस रेसेसिव फॉर दैट ट्रेट। उस ट्रेट के लिए क्या होगा, वो होमोजाइगस रेसेसिव होगा। समझिए कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है, कोई प्लांट हमको टॉल दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि वो होमोजाइगस यानी कि कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। इसके लिए क्या है कि वो क्रॉस करा जाता है। किसके साथ करते हैं वो क्रॉस, होमोजाइगस रेसेसिव के साथ, यानी कि स्मॉल आर या स्मॉल टी के साथ उस हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस को क्रॉस कराया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस, ओके, रिमेंबर दिस। इन हेट्रोजाइगस, अगर हेट्रोजाइगस हैं तो यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएगा, इट विल बी 1:1। और होमोजाइगस डोमिनेंट है तो पूरी की पूरी 100, अभी हम क्रॉस करके बताएंगे आपको। और डायहाइब्रिड क्रॉस अगर होगा तो रेशियो होगा 1:1:1:1। और अगर हेट्रोजाइगस रेशियो है आपके मोनोहाइब्रिड के लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा तो रेशियो होगा 1:1। डायहाइब्रिड क्रॉस होगा तो रेशियो होगा 1:1:1:1, क्योंकि यहाँ पर हम दो ट्रेड्स को लेकर क्रॉस करेंगे। समझिए कि हमने कैपिटल टी, कैपिटल आर उनके बीच में करा रहे हैं, तो वो कैसा हो गया आपका डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो गया। तो डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो जो आएगा इट इज़ 1:1:1:1। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो होगा इट विल बी 1:1। नाउ सी दिस टेस्ट क्रॉस। अब आप यहाँ पर देखिए डोमिनेंट, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, अच्छे से इसको देखिए। यहाँ डोमिनेंट फिनोटाइप है, जैसे कि ये फ्लावर हमको पर्पल दिखाई दे रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये फ्लावर हमको पर्पल दिखाई दे रहा है, ओके। और दूसरा फ्लावर हमको, अभी ये वाले दूसरे फ्लावर के मैं आपको बताती हूँ। तो ये फ्लावर हमको डोमिनेंट ये दिखाई तो दे रहा है पर्पल, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इसका जीनोटाइप क्या है। ये तो सिर्फ फिनोटाइप से हमको पर्पल दिखाई दे रहा है। अब ये फिनोटाइप अगर पर्पल है तो ये कैपिटल पी भी हो सकता है और कैपिटल पी स्मॉल पी भी हो सकता है ना। ये हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है। तो इसके लिए, इसको पता लगाने के लिए कि वेदर इट इज़ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस करेंगे विद द रेसेसिव फिनोटाइप, लेकिन जिसका क्या है हमको जीनोटाइप पता हो, ऐसे वाले रेसेसिव के साथ हम इसको क्रॉस कराएंगे। तो ये वाइट जो है ये हमारा नोन है, उसका जीनोटाइप दैट इज स्मॉल पी। अभी आप किसी भी ट्रेट को लेकर आप करेंगे तो आप टेस्ट क्रॉस में हमेशा जो अननोन प्लांट है उसका क्रॉस आप उसी ट्रेट के रेसेसिव ट्रेट के साथ करेंगे जिसका कि जीनोटाइप आपको मालूम है। तो यहाँ पर हमने स्मॉल पी के साथ इसको क्रॉस कराया। तो अब हम यहाँ पर हम दोनों कंडीशंस को लेके क्रॉस करेंगे। एक बार हम क्या करेंगे कि कैपिटल पी का क्रॉस करेंगे हम स्मॉल पी के साथ, ठीक है। तो आप देखिए क्या कंडीशन होती है यहाँ पर, इस ढंग से इन्होंने लिया कैपिटल पी स्मॉल पी एंड स्मॉल पी, इस तरीके से इन्होंने क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, विल बी सारे के सारे आपको कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। आपको सारे के सारे उस जनरेशन में यहाँ पर सारे प्लांट्स आपको कैसे दिखाई देंगे, पर्पल दिखाई देंगे, ठीक है। तो इससे ये पता लग जाएगा कि जो ये अननोन प्लांट है उसका जो फिनोटाइप जो कि वायलेट है उसका जीनोटाइप कैसा है, इट इज़ कैपिटल पी।
अगर सारे के सारे प्लांट्स जो हैं हमको वायलेट कलर के अगर दिखाई देते हैं तो, और ऐसे ही अगर हमने क्रॉस जो है, अगर हमारा प्लांट जो है समझिए कि अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन का है और इसका हम क्रॉस फिर से हमको कराना है तो हम इसको कराएंगे स्मॉल p के साथ। फिर हम दोनों कंडीशंस को लेकर चलेंगे लाइक दिस, कैपिटल P स्मॉल p एंड स्मॉल p एंड स्मॉल p, इस ढंग से हमने करा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, स्मॉल p, स्मॉल p, स्मॉल p, अगेन स्मॉल p एंड स्मॉल p। तो इस तरीके से आपके पास 50% जो हैं डोमिनेंट दिखाई देंगे या वायलेट दिखाई देंगे और 50% जो है आपको वाइट दिखाई देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर 50% वाइट और 50% आपको पर्पल। तो अगर वो हेट्रोजाइगस प्लांट होगा, यानी कि ये जो वायलेट कलर वाला जो है ये अननोन प्लांट, अगर इसका क्रॉस हम रेसेसिव के साथ कराएंगे, ठीक है, तो अगर हमको सारे के सारे वायलेट कलर के आ गए तो इसका मतलब है ये क्या है, होमोजाइगस है। और अगर हमको कुछ वाइट फ्लावर्स आ गए तो इसका मतलब है वो हेट्रोजाइगस है। ये दिस इज़ द टेस्ट क्रॉस। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी द डेविएशंस फ्रॉम द मेंडल्स लॉ, जिसमें कि हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच पार्ट। अगर नहीं समझ में आया बेटा, यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच।